हम पढ़ने होने वाले हैं ग्राउंड नट के बारे में। पूरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हर तरह का क्वेश्चन रखा गया है कंप्लीट। तो शुरुआत करते हैं। ग्राउंड नट मोस्ट कल्टिवेटेड इन खरीफ सीजन। तो ग्राउंड नट को हम खरीफ सीजन में ग्रो करते हैं। खरीफ सीजन की शुरुआत कब से होती है? जुलाई से लेकर अक्टूबर नवंबर तक खरीफ सीजन रहता है। तो इसी में हम जो क्रॉप ग्रोइंग करते हैं उसे खरीफ सीजन का क्रॉप बोला जाता है। तो ग्राउंड नट का सोइंग टाइम जून से जुलाई है। तो यही खरीफ सीजन में सोई किए जाते हैं, इसलिए इसे खरीफ सीजन का क्रॉप बोला जाता है। तो ग्राउंड नट कैसा किस सीजन का क्रॉप है? वह है खरीफ सीजन का क्रॉप। ग्राउंड नट खरीफ सीजन का क्रॉप है। बोटेनिकल नेम क्या है? एरेकिस हाइपोजिया। इस ग्रीक वर्ड से लिया गया है। साइंटिफिक नेम इसका एरेकिस हाइपोजिया को ग्रीक वर्ड से लिया गया है। इसकी फैमिली क्या है? लेग्यूमिनेसी। सब फैमिली क्या है? पैपिलियोनेसी। ग्राउंड नट का क्रोमोसोम नंबर 2n बराबर 40। अदर नेम इसका क्या है? पी नट, अर्थ नट, मनीला नट, पिंडा, गुब्बर, इसका अदर नेम है। ग्राउंड नट ऑयल यूज फॉर वेजिटेटिव ऑयल। जो ग्राउंड नट है उसका ऑयल जो होता है उसे हम वेजिटेटिव ऑयल के रूप में यूज करते हैं, यानी वेजिटेबल बनाने के रूप में यूज करते हैं। ग्राउंड नट सीड कंटेन इन ऑयल। ग्राउंड नट सीड में कितना परसेंट ऑयल होता है? तेल 45%, 45%। ग्राउंड नट सीड कंटेन इन प्रोटीन। ग्राउंड नट सीड में प्रोटीन कितना परसेंट होता है? 26%। ग्राउंड नट सीड कंटेन इन कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कितना परसेंट होता है? 10.2%। रिच सोर्स ऑफ विटामिन। सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा विटामिन होता है ग्राउंड नट में? तो विटामिन B1, विटामिन B2 एंड ई। ग्राउंड नट केक कंटेन। ग्राउंड नट केक में खली में कितना परसेंट नाइट्रोजन होता है? फास्फोरस होता है, पोटास। तो नाइट्रोजन 7.3% होता है, फास्फोरस 1.5% होता है और पोटेशियम 1.3% होता है। ग्राउंड नट का ओरिजिन प्लेस कहाँ है? ग्राउंड नट का ओरिजिन प्लेस साउथ अमेरिका, ब्राज़ील। यही एग्जाम में पूछता है, ब्राज़ील। साउथ अमेरिका कम आता है। अगर ब्राज़ील ऑप्शन में नहीं आएगा तब साउथ अमेरिका मारना आप लोग, ये तो ब्राज़ील ही ऑप्शन में आता है। ओरिजिन प्लेस जो साउथ अमेरिका ब्राज़ील है, यह 16वीं सेंचुरी में पुर्तगाली के द्वारा ग्राउंड नट को इंडिया में लाया गया था। 16वीं शताब्दी में। ग्राउंड नट इन इंडिया इंट्रोड्यूस बाई। इंडिया में ग्राउंड नट किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? वह पुर्तगाली के द्वारा। ग्राउंड नट का क्लासिफिकेशन देखते हैं। ऑल कल्टिवेटेड ग्राउंड नट हैव बीन डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। जो हमारे पास ग्राउंड नट है उसका जो इंडिया में कल्टीवेशन किया जाता है उसे 2 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? पहला हो गया बंच टाइप और दूसरा हो गया स्प्रेडिंग टाइप। बंच टाइप, स्प्रेडिंग टाइप 2 तरीके का होता है। जो बंच टाइप है उसका एरेकिस हाइपोजिया साइंटिफिक नेम है, और जो स्प्रेडिंग टाइप वाला है एरेकिस फेस्टिजियाटा। अब देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, कैसे याद रखना है? स्प्रेडिंग, स्प्रेडिंग यानी कोई चीज़ फैल रहा है, फैल रहा है तो इसलिए स्प्रेडिंग यानी फैल रहा है। तो एरेकिस तो साइंटिफिक नेम में एरेकिस आता ही है ग्राउंड नट के। और फेस्टिजियाटा, फेस्टिजियाटा मतलब फैल रहा है, यानी स्प्रेड कोई चीज़ कर रहा है यानी वो फैल रहा है, तो फेस्टिजियाटा इससे शॉर्ट ट्रिक में हम याद करते हैं। स्प्रेडिंग टाइप वाले का नाम एरेकिस फेस्टिजियाटा, और इसके अलावा जो बचा बंच टाइप वाले एरेकिस हाइपोजिया, एरेकिस हाइपोजिया। फिर इसके बाद से प्लांट नेचर कैसा होता है? प्लांट कैसा होता है? एनुअल प्लांट होता है। एनुअल प्लांट का मतलब कि एक वर्षीय प्लांट होता है। अब एक वर्षीय क्या होता है? जो पौधे एक वर्ष में ही अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करके सीड प्रोड्यूस करते हैं उसे एनुअल प्लांट करते हैं। कोई सीड
कोई प्लांट अपना वेजिटेटिव ग्रोथ फर्स्ट ईयर में करता है, सेकेंड ईयर में सीड का प्रोडक्शन करता है, तो उसे बाइनियल क्रॉप बोलते हैं, बाइनियल प्लांट बोलते हैं। और जो क्रॉप साल भर उसी तरह से लगे रहते हैं, उसी पे फल आते रहते हैं, फिर फल तोड़ लिया जाता है, फिर वो प्लांट ऐसे पड़ा रहता है, फिर फल देता है, फिर तोड़ लिया जाता है, उसे उसे पेरेनियल क्रॉप बोलते हैं। तो ये ग्राउंडनट एनुअल प्लांट है। डे न्यूट्रल, डे न्यूट्रल मतलब इसे सूर्य के प्रकाश पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये 12 घंटा से कम रहे, 12 घंटा से ज़्यादा रहे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये डे न्यूट्रल है। C3 प्लांट है। प्लांट हाइट, ग्राउंडनट का जो प्लांट का हाइट कितना होता है 30 से 60 सेंटीमीटर। और रूट कैसा होता है टैप रूट सिस्टम। अब टैप रूट सिस्टम आपको पता होगा कि प्लांट दो तरह का होता है, एक होता है डाइकॉट और एक होता है मोनोकॉट। तो जो डाइकॉट होता है, जो डाइकॉट प्लांट होता है उसके जो सीड होते हैं, सीड 2 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, और मोनोकॉट के सीड 2 पार्ट में इक्वल डिवाइड नहीं होते हैं। तो जो ये मूंगफली है ये डाइकॉट है, लेगुमिनस प्लांट है, तो इसमें टैप रूट सिस्टम पाया जाता है। तो सभी डाइकॉट प्लांट में, लेगुमिनस क्रॉप में टैप सिस्टम पाया जाता है। पॉलिनेशन, ग्राउंडनट में पॉलिनेशन कैसे होता है सेल्फ पॉलिनेशन होता है। ग्राउंडनट के क्लाइमेट कैसे चाहिए ट्रॉपिकल, वार्म ग्रोइंग सीजन। टेम्परेचर 21 से 26 डिग्री सेल्सियस अच्छा टेम्परेचर है ग्राउंडनट के लिए। लेकिन टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस तक भी ठीक रहता है, लेकिन 35 डिग्री सेल्सियस से जैसे ही टेम्परेचर ऊपर होगा प्रोडक्शन घट जाएगा। 35 डिग्री सेल्सियस से तो ऊपर टेम्परेचर होगा प्रोडक्शन घट जाएगा। ग्राउंडनट फ्रॉस्ट ससेप्टिबल है, फ्रॉस्ट को जल्दी अपने अंदर समाहित कर लेता है, फ्रॉस्ट से ज़्यादा इसको नुकसान हो जाता है। टेम्परेचर होगा क्लाइमेट कैसे चाहिए ग्राउंडनट के लिए ट्रॉपिकल, वार्म ग्रोइंग सीजन। वार्म ग्रोइंग मतलब कि गर्माहट वाला ज़्यादा मौसम चाहिए, तो खरीफ सीजन में गर्म मौसम ही रहता है। सॉइल कैसे चाहिए सैंडी एंड सैंडी लोम। अब सैंडी सॉइल रहेगा तभी अच्छा से उसमें ज़्यादा बंच होंगे, ज़्यादा प्रोडक्शन ही होगा। और यह ग्राउंडनट विथ स्टैंड ड्रॉट, यह सूखे के साथ खड़ा भी रहता है। काफ़ी लंबे समय तक अगर सूखा पड़ गया, नहीं पानी दिया जा रहा है, तभी यह प्लांट जीवित रहता है। सूखा सहनशील ये प्लांट है, लेकिन फ्रॉस्ट सहनशील नहीं है। सॉइल का पीएच कैसा होना चाहिए 6 to 6.5 सॉइल का पीएच होना चाहिए। फ्रूट कैसा है पॉड, इसके फ्रूट को क्या कहते हैं पॉड या नट कहते हैं, जिसे लोमेंटम भी कहते हैं। अब वैरायटी के बारे में हम जान लेते हैं। तो जब दो तरीके का मूंगफली होता है तो उसका वैरायटी भी दो तरीके का होता है, तो एक बंच टाइप और स्प्रेडिंग टाइप। अब बंच वाले का वैरायटी क्या है जवान, चित्रा, आई, कौशल से कुबेर लाई। इस शॉर्ट ट्रिक में हमने वैरायटी का नाम याद करने को बनाया हुआ है, और इस तरह से जल्दी याद हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे वैरायटी हैं जो कि याद नहीं हो पाता है, तो कुछ ना कुछ करके किसी तरीके से वैरायटी को याद करना पड़ता है एग्ज़ाम देने के लिए। तो आपको ऐसे लिख लीजिएगा, नहीं तो फिर अलग से कॉपी में लिख लीजिएगा। हम बता दे रहे हैं कौन कौन सी वैरायटी है। एक जवान वैरायटी है, चित्रा वैरायटी है, आई नई वैरायटी है, कौशल वैरायटी है, कुबेर वैरायटी है, गिरनर वैरायटी है बंच टाइप वाली, विक्रम भी वैरायटी है बंच वाली, ज्योति वन भी वैरायटी है बंच वाली, तिरुपत वन भी वैरायटी है बंच वाली, किसान, कादिर 2, कादिर 3 और टेक 24, ये वैरायटी है बंच वाली। अब याद कैसे करना है
देखिए हम बता, सॉरी सॉरी सॉरी, देखिए याद कैसे करना है। जवान चित्रा आई कौशल से कुबेर लाई, गिरनर विक्रम ने खाया ज्योतिवन तिरुपत वन। मैं किसान और कादिर 2-3 के सामने 80 से 100 केजी का टैग 24 पहनाया। अब इसमें आपको बंच टाइप वाले वैरायटी कौन है? जवान वैरायटी है, चित्रा वैरायटी है, कौशल वैरायटी है, कुबेर वैरायटी है, गिरनर वैरायटी है, विक्रम वैरायटी है, ज्योतिवन वैरायटी है, तिरुपत वन वैरायटी है, किसान वैरायटी है, कादिर 2 और 3 वैरायटी है, और टैग 24 वैरायटी। और इसी में 80 से 100 केजी ये सीड रेट है। इसी में शॉर्ट ट्रिक से इसका सीड रेट भी याद हो गया, 80 से 100 केजी। अब स्प्रेडिंग टाइप वाली वैरायटी कौन है? स्प्रेडिंग टाइप फैलने वाली जो होती है। चंदा ने कादिर 71 1 से T28, T64, M38, M37, M145 आकार के अंबर प्रकाश में 60 से 80 केजी सीड ग्राउंड नट फैलाने को कहा। अब इसमें देखिए, इसमें स्प्रेडिंग टाइप वाला वैरायटी कौन है? चंदा, कादिर 71 1, T28, T64, M38, M37, M145 अंबर प्रकाश। और बस इतना ही स्प्रेडिंग टाइप वाला वैरायटी है। और इसमें ये भी शॉर्ट ट्रिक से याद हो गया कि 80 से 100 केजी में सीड रेट भी है, 80 से 100 केजी सीड रेट भी है। ग्राउंड नट का सीड ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? सीड ट्रीटमेंट 5 ग्राम पर केजी सीड, 5 ग्राम दवा लेते हैं और 1 केजी सीड रहते हैं। कौन सा दवा लेते हैं? थीरम लेते हैं, 3 से 5 ग्राम लेते हैं। और 3 से 5 ग्राम थीरम लेंगे तो 1 केजी सीड लेंगे। जितना सीड लगेगा उसी के हिसाब से मल्टीप्लाई करके हम दवा भी ले लेंगे। थीरम, कैप्टान, सेरेसोन, ये सारे की इसमें से कोई एक दवा लेकर 3 से 5 ग्राम पर केजी सीड के अनुसार हम लेकर उसे सीड में मिलाकर सीड ट्रीटमेंट कर देंगे। राइजोबियम कल्चर, राइजोबियम कल्चर व्हेन फर्स्ट टाइम ग्रोन, जब हम फर्स्ट टाइम खेत में ग्रो कर रहे हैं ग्राउंड नट को तो हम राइजोबियम कल्चर का भी यूज कर लेते हैं। सोइंग टाइम, ग्राउंड नट का सोइंग टाइम कब है? रेनफेड सीजन, रेनफेड सीजन में कब? लास्ट वीक ऑफ जून फर्स्ट, जून का प्रथम सप्ताह में, लास्ट वीक ऑफ जून, जून के अंतिम सप्ताह से लेकर और जुलाई का प्रथम सप्ताह तक हम ग्राउंड नट का सोइंग कर देते हैं। जून का अंतिम सप्ताह यानी 24-25 जून से लेकर यानी हम 6-7 जुलाई तक हम सोइंग कर देते हैं। और इरिगेटेड कंडीशन, जहाँ पे हमें पानी चलाने की सुविधा है वहाँ पे हम कब लगाते हैं? 1 से 7 मई, 1 से 7 मई के बीच में हम लगाते हैं। 1 से 7 मई से लेकर 7 जून के बीच में हम ग्राउंड नट को लगा देते हैं, जहाँ पे हमें पानी चलाने की सुविधा अवेलेबल होता है। साउथ इंडिया में ग्राउंड नट को कब लगाते हैं? साउथ इंडिया में ग्राउंड नट को नवंबर से दिसंबर महीने में लगाते हैं। इस रबी क्रॉप और रबी क्रॉप के रूप में लगाते हैं। तो साउथ इंडिया में हम नवंबर से दिसंबर में लगाते हैं और रबी क्रॉप के रूप में वहाँ हम ग्राउंड नट को लगाते हैं। बंच टाइप, जो बंच टाइप होती है गुच्छे वाली, उसका स्पेसिंग कितना होता है? 30 से 40 सेंटीमीटर गुणे 15 सेंटीमीटर। ये 30 से 40 सेंटीमीटर रो का डिस्टेंस है और 15 सेंटीमीटर प्लांट से प्लांट का डिस्टेंस है। और वहीं स्प्रेडिंग टाइप में 45 से 60 सेंटीमीटर पर लगाते हैं। रो से रो लगते हैं, दूरी 45 से 60 सेंटीमीटर, और प्लांट से प्लांट की दूरी 20 सेंटीमीटर रखते हैं। पौधे से पौधे की दूरी 20 सेंटीमीटर। अब आप सोच रहे होंगे क्यों इसका
स्पेसिंग क्यों डिफरेंस है। तो जो बंच टाइप वाली, बंच टाइप यानी कोई भी चीज़ बंच में रहेगा यानी गुच्छे में रहेगा, तो जहाँ भी बंच टाइप वाली सीड लगाएंगे आप तो गुच्छे में पैदावार होगा, यानी एक ही जगह पे होगा। तो उसे 30 सेंटीमीटर पे और लगा रहे हैं गुड़े 15 सेंटीमीटर पे, एक ही पास होगा, वो फैलेगा नहीं। लेकिन जो स्प्रेडिंग टाइप है वो काफ़ी फैलता हुआ है उसका पौधा, और उसमें नीचे जो मूंगफली बनता है वो भी नीचे ज़मीन के अंदर फैलता है, तो इसलिए इसका स्पेसिंग दूर रखते हैं। तो इसीलिए हम इसे 45 से 60 सेंटीमीटर गुड़े 20 सेंटीमीटर पे रखते हैं कि यह पूरा फैल के इसे फैलने के लिए ज़मीन मिलेगा, जिसमें फैल कर काफ़ी गुच्छे बनाकर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इसका प्रोडक्शन होगा। तो इसलिए इसका हम डिस्टेंस ज़्यादा रखते हैं। अब सीड रेट देखते हैं, सीड रेट कितना चाहिए ग्राउंड नट के लिए। तो जो बंच टाइप वाली है यानी ये फैलती है नहीं, बंच टाइप वाली है जो कि फैलती नहीं है, यानी जहाँ पे सीड लगाया वहीं पड़ा रहेगा और वहीं पे वो प्रोडक्शन वो करेगा, अपना प्लांट ग्रो करेगा। तो उसमें सीड 80 से 100 केजी पर हेक्टेयर लगता है। यही एग्ज़ाम में अधिकतर सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि बंच टाइप वाले में सीड कितना लगता है, तो 80 से 100 केजी पर हेक्टेयर। और स्प्रेडिंग टाइप में सीड रेट कितना है, 60 से 80 केजी पर हेक्टेयर। स्प्रेडिंग टाइप वाली फैल के पूरा प्लांट फैला लेता है, ज़्यादा दूर तक ग्रो कर लेता है, इसलिए इसका हम सीड रेट कम रखते हैं, दूर दूर पे लगाते हैं। ये फैल के पूरा कवर कर लेता है पूरे खेत को। सीड हम ज़मीन में डालते हैं और कितनी गहराई पर डालते हैं, 5 सेंटीमीटर पर। तो सीड रेट का डेप्थ कितना, सीड का डेप्थ कितना रहता है, 5 सेंटीमीटर। मैन्योर फर्टिलाइज़र हम कितना ग्राउंड नट में खाद देते हैं, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास। तो यह फार्म यार्ड मैन्योर कितना देते हैं, 10 से 15 टन पर हेक्टेयर। अवेलेबल है तो हम दे देते हैं 10 से 15 टन पर हेक्टेयर। नाइट्रोजन 20 से 40 केजी पर हेक्टेयर। फास्फोरस 50 से 60 केजी पर हेक्टेयर। और पोटेशियम 30 से 40 केजी पर हेक्टेयर देते हैं। इसके साथ ही हमें अच्छा प्रोडक्शन लेने के लिए जिप्सम भी 2.5 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से देते हैं। 250 किलोग्राम पर हेक्टेयर जिप्सम भी डालना पड़ता है हमें अच्छे प्रोडक्शन के लिए। इरिगेशन, सिंचाई कब कब करते हैं, तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट सिंचाई है ग्राउंड नट के लिए, क्रिटिकल स्टेज जिसे बोलते हैं, वो है पॉट डेवलपमेंट स्टेज। पॉट डेवलपमेंट स्टेज पर हमें पानी चाहिए तो ही चाहिए, नहीं तो हमारे प्रोडक्शन पर सीधे अफेक्ट आएगा, सीधे प्रोडक्शन हमारे कम होने का चांस रहता है। इन रबी सीजन, जब रबी सीजन, साउथ इंडिया में हम रबी सीजन में ग्रो करते हैं, तो रबी सीजन का क्रॉप जब रहता है तो उसे 3 से 4 इरिगेशन की आवश्यकता रहता है, 3 से 4 बार हमें पानी चलाने की आवश्यकता रहता है रबी सीजन में। स्टार्ट ऑफ फ्लावरिंग, जब फ्लावरिंग स्टार्ट होता है। फ्रूटिंग पीरियड, फ्रूटिंग पीरियड पे जब फ्लावरिंग स्टार्ट होता है तब एक बार पानी देते हैं, फ्रूटिंग स्टेज पे पानी देते हैं, पॉट डेवलपमेंट स्टेज पर पानी देते हैं। पॉट जब बनना शुरू होता है उसके डेवलपमेंट स्टेज पानी देते हैं। और बिफोर डिगिंग, मतलब खुदाई करने से पहले, ज़मीन से मूंगफली निकालने से पहले एक बार पानी चला देते हैं। लेकिन सबसे एग्जाम में पूछता है ज़्यादा कि क्रिटिकल स्टेज कौन सा है, वह है पॉट डेवलपमेंट स्टेज। वीट कंट्रोल, वीट कंट्रोल के बारे में जानना चाहते हैं। वीट कंट्रोल कैसे कहते हैं, फर्स्ट होइंग 3 वीक आफ्टर सोइंग, बुआई के जब से हम सीड डाल देते हैं उसके 3 सप्ताह बाद फर्स्ट होइंग कर देते हैं, निराई गुड़ाई। सेकेंड होइंग कब करते हैं, 6 सप्ताह आफ्टर सोइंग, जब बुआई के 3 सप्ताह रहता है तो पहला कर देते हैं, बुआई के जब 6 सप्ताह हो जाता है तो फिर दूसरा होइंग कर देते हैं। टोकी 25 दवाई आता है जो कि 4 लीटर पर हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर में 4 लीटर लगता है, 4 लीटर दवा लाते हैं टोकी 25 को 600 लीटर पानी में घोल के, ये आप 600 लीटर पानी में घोल के उसे प्री इमरजेंसी
सीड सोइंग किए, सीड जर्मिनेट होकर बाहर नहीं आए, तभी हम टोकी 25 को 600 लीटर पानी में घोल के 4 लीटर दवा को हम स्प्रे कर देते हैं। यह प्री इमरजेंसी हो गया, मतलब कि सीड जमने से पहले जो हम हर्बिसाइड खेतों में डाल देते हैं तो वह प्री इमरजेंसी कहलाता है, सीड के जर्मिनेट होने से पहले। और हम फिर पानी चला देते हैं जिससे घास हम रोक लेते हैं, घास नहीं जमने देते हैं, वीड कंट्रोल हो जाता है। या ये दवा नहीं है तो फ्लूक्लोरालिन या बैसालिन मार्केट में मिल जाता है और अवेलेबल रहता है। तो फ्लूक्लोरालिन बैसालिन का 1 kg मात्रा लेते हैं दवा, और 8 से 1000 लीटर पानी लेते हैं। और प्री प्लांटिंग स्प्रे, मतलब कि प्री प्लांटिंग खेत में सीड बुआई करने से पहले ही हम, ट्रांसप्लांटिंग करने से पहले ही हम इसको दवा को डाल देते हैं। इससे भी हम वीड को कंट्रोल कर लेते हैं। डिजीज, इसमें बीमारी कौन कौन सा लगता है? पहला टिक्का डिजीज लगता है। टिक्का डिजीज को अर्ली ब्लाइट ऑफ ग्राउंडनट के नाम से भी जानते हैं। टिक्का को अर्ली ब्लाइट ऑफ ग्राउंडनट के नाम से जानते हैं। यह फंगस के कारण होता है। एग्जाम में सबसे ज़्यादा यही पूछता है कि टिक्का डिजीज किस क्रॉप में है लगता है, तो टिक्का डिजीज ग्राउंडनट में लगता है। अर्ली ब्लाइट ऑफ ग्राउंडनट, ये तो ग्राउंडनट है ही है, तो इसमें तो आप बता ही देंगे ग्राउंडनट में। यह किसके कारण होता है? फंगस के कारण। टिक्का डिजीज किसके कारण होता है? फंगस के कारण। इसका कॉज करता है जो, वो कौन है, उसका साइंटिफिक नेम क्या है उस फंगस का? तो उस फंगस का साइंटिफिक नेम जान जाते हैं। पहले अर्ली ब्लाइट होता है और एक लेट ब्लाइट होता है। तो अर्ली ब्लाइट ये दोनों फंगस के द्वारा ही होता है, दोनों फंगस का ही नाम है। तो अर्ली ब्लाइट कौन से फंगस के द्वारा होता है? अर्ली ब्लाइट सर्कोस्पोरा आर्चिडिकोला, सर्कोस्पोरा आर्चिडिकोला। और लेट ब्लाइट कौन फंगस है? सर्कोस्पोरा पर्सोनाटा। अब देखिए याद करेंगे कैसे शॉर्ट में। लेट, कोई चीज़ लेट होता है, आपको कहीं जाना है तो आप परसों जाएंगे कह रहे हैं, तो यानी लेट कर रहे हैं आप। जाना तो आज है, आप कह रहे हैं परसों जाएंगे, तो परसों जाएंगे यानी लेट करके जाएंगे। तो इसी तरह से आपको याद रखना है कि लेट ब्लाइट आप लेट कर रहे हैं तो सर्कोस्पोरा पर्सोनाटा, सर्कोस्पोरा पर्सोनाटा। ये दोनों क्या है? यह सॉइल बॉर्न डिजीज है, सॉइल बॉर्न डिजीज है, फंगस के कारण होता है। 2 फंगस होते हैं, सर्कोस्पोरा आर्चिडिकोला, जिसको अर्ली ब्लाइट अगर होता है तो सर्कोस्पोरा आर्चिडिकोला, और लेट ब्लाइट होता है तो सर्कोस्पोरा पर्सोनाटा। जो अर्ली ब्लाइट होता है सर्कोस्पोरा आर्चिडिकोला, यह 0.6 mm का पत्ती पर धब्बा बनाता है और यह रेगुलर रहता है। लेकिन जो लेट ब्लाइट होता है वो 0.6 mm से बड़ा धब्बा बनाता है गोल राउंड का पत्ती पर, और यह इरेगुलर कहीं भी पत्ती पर यह धब्बा बनाता है, इरेगुलर रहता है। तो ये भी एक लेट ब्लाइट अर्ली ब्लाइट पहचानने का तरीका है। सूटेबल टेम्परेचर, ग्राउंडनट के लिए सूटेबल टेम्परेचर कितना है? 22 डिग्री सेल्सियस से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तक। लेकिन 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर अगर हो गया तो प्रोडक्शन बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। रेजिस्टेंट वैरायटी, ये जो टिक्का डिजीज है इससे रेजिस्टेंट वैरायटी कौन है, किस वैरायटी में नहीं लगता है यह बीमारी? T64, TMV6 और TMV10। इन 3 वैरायटी में टिक्का डिजीज नहीं लगता, T64, TMV6 और TMV10 में। ड्यूटी वायरस, यह वायरस कौन से वायरस के कारण फैलाए जाते हैं? यह वेक्टर इसका एफिड है, वेक्टर एफिड के द्वारा फैलाया जाता है। इसको डिजीज को फैलाने वाला कौन है? एफिड है। इंसेक्ट, इसमें इंसेक्ट कौन सा है? ग्राउंडनट। ग्राउंडनट में इंसेक्ट कौन कौन से लगते हैं? तो टर्माइट लगता है, वाइट ग्रब लगता है। देखिए वाइट ग्रब एग्जाम में पूछता है, टर्माइट ज़्यादा नहीं पूछता उतना।
व्हाइट ग्रेप मेजर पेस्ट ऑफ ग्राउंडनट, ग्राउंडनट का मुख्य पेस्ट है। इसका साइंटिफिक नाम है होलोट्रिकिया कंसागुनिया, होलोट्रिकिया कंसागुनिया, होलोट्रिकिया कंसागुनिया इसका साइंटिफिक नेम है। इस वाइट ग्रेप का उत्पादन कितना होता है, यील्ड उत्पादन कितना होता है, बंच वाली जो गुच्छे वाली होती है उसमें उत्पादन कितना होता है, 15 से 20 केजी कुंटल पर हेक्टेयर। बंच वाली में प्रोडक्शन कितना है, 15 से 20 कुंटल। और स्प्रेडिंग टाइप, यानी स्प्रेडिंग टाइप वाला देखिए प्रोडक्शन ज़्यादा है, 20 से 30 कुंटल पर हेक्टेयर, क्योंकि ये फैल के ज़्यादा प्रोडक्शन अपना देता है तो इसलिए इसका प्रोडक्शन ज़्यादा है। अब कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अब वो देख लेते हैं। वर्ल्ड में एरिया सबसे ज़्यादा किसका है, ग्राउंडनट में, ग्राउंडनट का एरिया वर्ल्ड में किसके पास सबसे ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा एरिया इंडिया के पास है ग्राउंडनट का। तो ग्राउंडनट इंडिया में सबसे ज़्यादा ग्रो किया जाता है, जगह सबसे ज़्यादा, क्षेत्रफल इंडिया में सबसे ज़्यादा है। प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा किसका होता है, फर्स्ट नंबर पर चाइना का होता है। अब भारत के अंदर एरिया सबसे ज़्यादा किसका है, गुजरात का है। फिर से आंध्र प्रदेश या राजस्थान का है, लेकिन फर्स्ट स्थान ही पूछा जाता है गुजरात होगा। दूसरे स्थान पर कंफ्यूजिंग है क्योंकि गूगल पे राजस्थान भी देता है, बहुत सारे बुक में आंध्र प्रदेश भी लिखा है, तो इसलिए पहले है ये स्थान पे वो ज़्यादा पूछता है तो गुजरात ही होगा। दूसरे स्थान पे आंध्र प्रदेश ही ज़्यादातर होगा। गूगल पे तो राजस्थान भी दे रहा है, लेकिन सही आंध्र प्रदेश है क्योंकि कई बुकों में आंध्र प्रदेश ही दिया है। प्रोडक्शन, भारत में प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा किसके पास है, आंध्र प्रदेश, फिर गुजरात के पास फर्स्ट जो भी प्रोडक्शन है ग्राउंडनट का वो गुजरात का है। दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश का है प्रोडक्शन में। प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा किसका है, 1 हेक्टेयर क्षेत्र में सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है, कौन सा राज्य, वह है तमिलनाडु। 1 हेक्टेयर क्षेत्र में सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला वह तमिलनाडु है। बंच टाइप वैरायटी में डॉर्मेंसी पीरियड नहीं पाई जाती है। अब डॉर्मेंसी पीरियड क्या होता है, जैसे आपने किसी भी क्रॉप का सीड प्लांट से लिया और उसे आप तुरंत सोइंग नहीं कर सकते हैं, तुरंत सोइंग करेंगे उसमें जर्मिनेट नहीं होगा, तो इससे हम पहले रखते हैं सीड को घरों में स्टोरेज में रख देते हैं, फिर कुछ दिन महीना 2 महीना बीत जाता है, फिर वह जर्मिनेट करने की उसमें कैपेसिटी आ जाती है। तो जितने दिन वह जर्मिनेट नहीं हो सकता उसे हम डॉर्मेंसी पीरियड कहते हैं। तो जो बंच वाली वैरायटी है उसमें डॉर्मेंसी पीरियड नहीं पाई जाती है। बंच वाली वैरायटी की मूंगफली को आप ज़मीन से निकालें और फिर उसे आप तुरंत सोइंग कर सकते हैं, वह जर्मिनेट हो जाएगा। जबकि स्प्रेडिंग टाइप ऑफ वैरायटी में 2 से 2.5 महीने का डॉर्मेंसी पीरियड पाया जाता है। जो स्प्रेडिंग टाइप वाली वैरायटी है ग्राउंडनट की, उसे हम ज़मीन से खुदाई करके 2 से 2.5 महीने फिर रखते हैं, फिर उसके बाद हम ज़मीन में सोइंग करते हैं, तब वो जर्मिनेट करता है। लेकिन बंच टाइप वाले में नहीं, तुरंत उसे खुदाई करके आप सोइंग करना चाहते हैं तो उसे सोइंग कर सकते हैं। ग्राउंडनट के फली में दाना नहीं पड़ना कहलाता है। ग्राउंडनट में अगर फली में दाना नहीं पड़ रहा है तो क्या कहलाता है, वो पॉपिंग कहलाता है। आपने मूंगफली खाया होगा तो देखा होगा कि बहुत सारे मूंगफली का शेप तो बना रहता है लेकिन अंदर उसमें दाना नहीं रहता है। तो फली में दाना किस नहीं पड़ता है, पॉपिंग के कारण नहीं पड़ता है। पॉपिंग का कारण क्या है, पॉपिंग किसके कारण होता है, वो कैल्शियम की कमी का कारण। जब खेतों में कैल्शियम की कमी रहेगा तो उसमें दाना नहीं बनते, तो उस प्रोसेस को उसे हम पॉपिंग कहते हैं। ग्राउंडनट में कड़वेपन का कारण, जब आप मूंगफली खाते होंगे तो कभी कभी बहुत कसैला लगता होगा मूंगफली, तो किसके कारण, अफ्लाटोक्सिन एस्परजिलस के कारण वह कड़वापन होता है। उसका वैरायटी फ्लेवर्स है, अफ्लाटोक्सिन एस्परजिलस वैरायटी फ्लेवर्स।
यह फंगस है, या इस फंगस के कारण ग्राउंडनट में कड़वापन होता है। या स्टोरेज या भंडारण में मॉइस्चर परसेंट अधिक होने पर, जब हम मूंगफली को निकाल कर स्टोरेज करते हैं, भंडारण करते हैं, तो उसमें मॉइस्चर बहुत ज़्यादा अधिक होता है, सुखाए नहीं रहते हैं, तो उसमें भी अफ्लाटॉक्सिन एस्परजिलस का कारण होता है फंगस के द्वारा। ग्राउंडनट का स्टोरेज मॉइस्चर, जो ग्राउंडनट को स्टोरेज करते हैं तो उसमें मॉइस्चर कितना होना चाहिए, 8%। ग्राउंडनट का स्टोरेज मॉइस्चर कितना होना चाहिए, 8%। ग्राउंडनट में सेलिंग परसेंट कितना होता है, तो 60%। स्प्रेडिंग टाइप का होता है, और 75 से 80% बंच टाइप का। अब सेलिंग परसेंटेज क्या होता है, आपने मूंगफली लिया, मान लीजिए कि 100 kg आपने मूंगफली लिया, 100 kg मूंगफली में से आपने उसे दाना और मूंगफली को, दाने को ऊपर खोखला जो होता है उससे आप अलग करेंगे, तो उसमें से जो स्प्रेडिंग टाइप वाला अगर मूंगफली लिए रहेंगे तो उसमें से 60 kg आपको दाना प्राप्त हो जाएगा, 40 kg उसमें से आपको ऊपर का खोखला प्राप्त होगा मूंगफली का। और अगर बंच टाइप वाली मूंगफली आप लिए रहेंगे 100 kg, तो उसमें से 75 से 80 kg आपको दाना प्राप्त होगा, और 20 से 25 kg आपको मूंगफली का खोखला प्राप्त होगा। पैकिंग स्टेज कब आता है, सोइंग टाइम के 55 दिन बाद। सोइंग टाइम आप कर दिए, आपने आज सोइंग कर दिया, तो आज के 55 दिन के बाद पैकिंग स्टेज आता है। तो ग्राउंडनट में गाइनोफोर को कहते हैं, पैक कहते हैं, यही ज़मीन के अंदर जाता है गाइनोफोर। ग्राउंड नट के पत्तियों का पीलापन का कारण, ग्राउंडनट में पत्तियां अगर पीला हो रहा है तो किसके कारण होता है, आयरन की कमी के कारण। NRC नेशनल रिसर्च सेंटर ग्राउंडनट कहाँ है, जूनागढ़ गुजरात में। ग्राउंडनट में क्लोरोसिस का कारण आयरन। ये सारे इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है, ये सारे किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे, इसे आप बिल्कुल नहीं भूलना है। भारत में कौन सी तिलहनी फसल का क्षेत्रफल सर्वाधिक है, तिलहनी फसल का सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका है, सोयाबीन का है। ग्राउंडनट का भी है 27%, मस्टर्ड का भी है 27%, सोयाबीन का है 38%। तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल सोयाबीन का है, और दूसरे नंबर पर ग्राउंडनट और मस्टर्ड का आता है। पश्चिम बंगाल में सूरजमुखी को कहते हैं, पश्चिम बंगाल में मूंगफली को कहते हैं, पश्चिम बंगाल में मूंगफली को चीनी बादाम के नाम से जानते हैं, चिनिया बादाम के नाम से जानते हैं पश्चिम बंगाल में मूंगफली को। अफ्लाटॉक्सिन के कारण मनुष्य में बीमारी होता है, अफ्लाटॉक्सिन के कारण मनुष्य में कौन सा बीमारी होता है, वह है कैंसर। रेशियो ऑफ फ्लावर पेग पोड इन ग्राउंडनट, ग्राउंडनट में फ्लावर पेग और पोड का रेशियो कितना होता है, 7:1। रेशियो ऑफ फ्लावर पेग और पोड ग्राउंडनट में कितना होता है, 7:4:1। पोड फार्मेशन एंड डेवलपमेंट के समय इसेंशियल न्यूट्रिएंट है कैल्शियम। पोड का फार्मेशन होता है एंड डेवलपमेंट होता है, उस समय हमें इसेंशियल न्यूट्रिएंट कौन सा देना चाहिए, आवश्यक सबसे महत्वपूर्ण तत्व हमें क्या देना चाहिए, वह है कैल्शियम, क्योंकि दाना बनने में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल कैल्शियम न्यूट्रिएंट है। तो उसका पोड का फार्मेशन ही करना है, उसका विकास ही करना है, तो उसमें कैल्शियम ही हमें आवश्यकता होता है। रोसेट डिजीज इज ड्यू टू, रोसेट डिजीज किसके कारण होता है मूंगफली में, वह वायरस के कारण होता है। इसको फैलाने वाला कौन है, वेक्टर एफिड। तो रोसेट डिजीज का वेक्टर कौन है, एफिड फैला देता है, यह वायरस के कारण होता है रोसेट डिजीज। बड नेक्रोसिस, ग्राउंडनट में बड नेक्रोसिस किसके कारण होता है, ड्यू टू बड नेक्रोसिस थ्रिप्स के कारण होता है। यह एफओ में बहुत बार पूछ चुका है क्वेश्चन कि ग्राउंडनट में बड नेक्रोसिस किसके कारण, थ्रिप्स के कारण। ग्राउंडनट के दाने को कहते हैं, ग्राउंडनट के दाने को क्या कहते हैं, नट, और लोमेंटन टाइप का यह होता है।
ग्राउंड नट के दाने को नट कहते हैं, ग्राउंड नट के दाने को नट कहते हैं। यह लोमेंटम टाइप का होता है। एप्लीकेशन आप 250 kg जिप्सम पर हेक्टेयर प्री फ्लावरिंग स्टेज। फ्लावरिंग होने से पहले हम 250 किलोग्राम एप्लीकेशन ऑफ 250 kg जिप्सम पर हेक्टेयर प्री फ्लावरिंग स्टेज। अभी फ्लावर निकलने वाला है, हमें पता चल जाता है कि अब फ्लावर निकलने वाला है, तो हम उस समय फ्लावर निकलने से पहले ही हम 250 किलोग्राम जिप्सम पर हेक्टेयर फील्ड में डाल देते हैं। 30 डेज आफ्टर सोइंग, यह अवस्था 30 दिनों के बाद आता है। जब सीड लगा देते हैं ज़मीन में, उसके 30 दिन बाद यह अवस्था आता है। DAS का फुल फॉर्म होता है डेज आफ्टर सोइंग, मतलब बुआई के बाद का समय, 30 दिन बाद। विच इज इसेंशियल फॉर पोड फार्मेशन एंड डेवलपमेंट, पोड फार्मेशन और डेवलपमेंट के लिए आवश्यक होता है क्या? जिप्सम। विच क्रॉप इज यूज एज ए ट्रैप क्रॉप टू कंट्रोल रेड हेरी कैटरपिलर इन ग्राउंडनट, ग्राउंडनट में रेड हेरी कैटरपिलर को कंट्रोल करने के लिए किस ट्रैप क्रॉप का हम यूज करते हैं? तो हम यूज करते हैं काउपी को। ग्राउंडनट इज ए मोडिफाइड, ग्राउंडनट मोडिफाइड है किसका? फ्रूट का। ग्राउंडनट मोडिफाइड होता है फ्रूट का। थिन स्किन विच दैट कवर द सीड इज कॉल्ड, जो थिन स्किन है, पतली स्किन, वह क्या कवर करता है? वह टेस्टा मूंगफली होता है। तो पहले मूंगफली में सबसे ऊपर हार्ड कवर होता है, फिर उसके अंदर एक पतली सी कवर होती है। तो ये कह रहा है कि जो हमारे पास थिन स्किन विच दैट कवर द सीड इज कॉल्ड, जो पतली सी मूंगफली को कवर ढकी रहती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम टेस्टा कहते हैं। जर्मिनेशन टाइप, मूंगफली में जर्मिनेशन किस तरीके का पाया जाता है? हाइपोजियल और इपिजियल, दो तरह का जर्मिनेशन होता है। हाइपोजियल जर्मिनेशन क्या? जब हम सीड को ज़मीन के अंदर डालते हैं, डाइकाट प्लांट के सीड को ज़मीन के अंदर डालते हैं और सीड जर्मिनेट होता है, लेकिन सीड जर्मिनेट होकर ज़मीन के अंदर ही रह जाता है, तो उसे हाइपोजियल जर्मिनेशन कहते हैं। और जब सीड जर्मिनेट होता है, उसके साथ सीड बाहर आ जाता है प्लांट के साथ, तो उसे हम इपिजियल जर्मिनेशन कहते हैं। IW/CP रेशियो ऑफ ग्राउंडनट में IW/CP रेशियो कितना होता है? 0.6। सीधे डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। अर्थिंग अप शुड बी डन, अर्थिंग अप ग्राउंडनट में कब करते हैं? 35 से 45 दिन बाद, डेज आफ्टर सोई, मतलब वो बुआई करने के 35 से 45 दिन के बाद अर्थिंग अप ग्राउंडनट में करते हैं। इंटर कल्चरल ऑपरेशन शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग, जो इंटर कल्चरल ऑपरेशन है, कब हमें नहीं करना चाहिए? पेगिंग स्टेज पर, क्योंकि पेग बनते हैं, ज़मीन के अंदर जाते हैं, वहीं सीड डेवलप होते हैं, वहीं ग्राउंडनट हमारा मूंगफली तैयार होता है। तो उस समय हम इंटर कल्चरल ऑपरेशन करेंगे तो डिस्टर्ब हो जाएगा, अच्छा हमारे पास नई फार्मेशन हो पाएगा मूंगफली। होइंग शुड स्टॉप आफ्टर, होइंग कब एकदम बंद कर देना चाहिए? पेग फार्मेशन के दौरान। टेक्नोलॉजी मिशन ऑन पल्सेस एंड ऑयल सीड, जो टेक्नोलॉजी मिशन ऑन ऑयल सीड एंड पल्सेस को हम शॉर्ट में टेम्पो के नाम से जानते हैं, यह कब स्टार्टेड हुआ था? 1986 में स्टार्टेड हुआ था। टेम्पो कब स्टार्ट हुआ था? 1986 में। पोड ग्रोथ इज अफेक्टेड ड्यू टू, पोड का जो ग्रोथ होता है वो अफेक्ट होता है, प्रभावित होता है किसके कारण? सॉइल कम्पेक्शन के कारण। जब सॉइल ज़्यादा कम्पैक्ट रहेगा, ज़्यादा हार्ड रहेगा, तो उसमें पेग का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, उसमें गायनोफोर ज़मीन के अंदर नहीं जा पाएगा, तो उससे मूंगफली भी नहीं ज़्यादा अच्छा बन पाएगा, ज़्यादा नहीं हो पाएगा, तो उससे प्रोडक्शन हमारा कम हो जाएगा। और वहीं जब सैंडी लोम सॉइल रहता है, तो उसमें पेग का फॉर्मेशन अच्छी तरह से, गायनोफोर ज़मीन के अंदर अच्छी तरह से जाता है, तो उसमें प्रोडक्शन अच्छा मिलता है, ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाता है। स्ट्रेन यूज फॉर बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए कौन सा स्ट्रेन यूज किया करते हैं हम?
राइजोबियम जापोनिकम। केमिकल यूज फॉर फ्लोरल इनिशिएशन, जब फ्लावर निकलने के लिए कौन सा केमिकल यूज करते हैं? फ्लावर निकालने के लिए हम कौन सा केमिकल यूज करते हैं? वह नेप्थेलिन एसिटिक एसिड 40 ppm यूज करते हैं। नेप्थेलिन एसिटिक एसिड 40 ppm को यूज करते हैं फ्लोरल इनिशिएशन के लिए। ऑप्टिमम रेनफॉल, उपयुक्त हमें रेनफॉल कितना चाहिए? 300 से 400 mm। ऑप्टिमम रेनफॉल कितना चाहिए? 300 से 400 mm। ग्राउंडनट, ग्राउंडनट ऑयल प्रोडक्शन वाज फ्रॉम, ग्राउंडनट में ऑयल प्रोडक्शन कब से करना शुरू हुआ? तो 1840 से। ग्राउंडनट में हमने तेल निकालना कब से स्टार्ट किया? 1840 से। ग्राउंडनट कॉमर्शियल कल्टीवेशन फ्रॉम, ग्राउंडनट का कमर्शियल कल्टीवेशन करना कब से स्टार्ट किया? 19वीं सेंचुरी से। लो साल्ट टॉलरेंट क्रॉप, लो साल्ट टॉलरेंट क्रॉप है ग्राउंडनट। थैंक यू फॉर दिस वीडियो वॉचिंग। प्लीज़ सर, प्लीज़ like and subscribe my channel.